तो अब हम पढ़ेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि 1830 से 1848 तक था। अच्छा, इससे पहले क्या था? तो इससे पहले कंजर्वेटिव रेजिम रूल कर रही थी। चलिए इसको हम देखते हैं। एक बैटल हुआ था बेटा, जो कि आपको पता है, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें एक तरफ था हमारा नेपोलियन और दूसरी तरफ थी कंट्री ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो ये कंट्रीज के बीच में, मतलब नेपोलियन और बी प्राग के बीच में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ और इसमें नेपोलियन हार जाता है। और इसके बाद, और ये बैटल कब हुआ था बेटा? 1815 में ये बैटल हुआ था। इस बैटल के बाद 1815 से यूरोप में जो शासन करते हैं उनको बोला गया कंजर्वेटिव्स। और ये कंजर्वेटिव्स कौन थे बेटा? जो कि पुराने ट्रेडिशनल जो आइडियोलॉजी और ट्रेडिशनल राजा और राजशाहियत थी उसको वापस लाते थे, उनको कंजर्वेटिव्स बोला गया। तो 1815 से 1830 तक आ जाते हैं वापस बेटा कौन? कंजर्वेटिव्स। उसके बाद समय बीतता गया, 1830 का समय आ गया और 1830 में पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन हो जाता है और इसी को बोला गया है एज ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि 1830 से 1848 के बीच में देखने को मिलता है। इसको बोला गया है एज ऑफ रेवोल्यूशन। चलिए वापस हम हमारी एनसीईआरटी पे आते हैं। So as conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions. जैसे जैसे कंजर्वेटिव रेजिम अपने पावर को बढ़ा रही थी, स्ट्रेंथन कर रही थी, वैसे वैसे जो लिबरलिज्म को मानते हैं, जो नेशनलिज्म को मानते हैं, वो भी अपने आप को रेवोल्यूशन या क्रांति से जोड़ते जा रहे थे। एक तरफ कंजर्वेटिव अपनी ताकत बढ़ा रही थी और दूसरी तरफ लिबरल और नेशनलिज्म अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। ठीक है। और ये जो लिबरल नेशनलिज्म को मानने वाले लोग बाग हैं, इन्होंने पूरे यूरोप में क्रांति चालू कर दी। जैसे उन्होंने स्टार्ट किया इटालियन जगह पे, जर्मन स्टेट में उन्होंने रिवोल्यूशन किया, ओटोमन एम्पायर में और आयरलैंड और पोलैंड तक में इन्होंने रिवोल्यूशन चालू कर दिया। अब ये जो लिबरल नेशनलिज्म को मानने वाले लोग बाग हैं बेटा, ये किस क्लास से आते होंगे? क्या ये अपर क्लास के लोग बाग हैं? नहीं बेटा, ये लोग मिडिल क्लास से आते हैं। लिबरल नेशनलिज्म में के लोग बाग एजुकेटेड मिडिल क्लास हैं, जिसमें कि ये लोग प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर, क्लर्क, इस टाइप के लोग बाग हैं जो कि पूरे यूरोप में अब क्रांति कर रहे हैं। और सबसे पहले ये क्रांति कहां से चालू होगी? तो बेटा सबसे पहले क्रांति अगेन फ्रांस से ही चालू होगी। मैटरनिक अभी बताएंगे, मैटरनिक बोलते हैं कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है, और फ्रांस से क्रांति चालू हुई और जैसे ही क्रांति चालू होगी पूरे यूरोप में इसका कैस्केडिंग इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है बेटा। तो यहां पे हम बात करें बेटा, ये जो रेवोल्यूशन चालू हुआ, तो रेवोल्यूशन में 3 मेजर कंट्रीज में रेवोल्यूशन देखने को मिलते हैं। पहला हो गया हमारा फ्रांस, दूसरा हो गया बेल्जियम और तीसरा हो गया ग्रीक। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, फ्रांस में क्या हुआ, बेल्जियम में क्या हुआ और ग्रीक में क्या हुआ। तो फ्रांस में जुलाई 1830 की बात है। यहां पे जो बर्बन किंग थे, ठीक है, जो कि कंजर्वेटिव रेजिम में थे, है ना, बर्बन किंग, उनको हटा दिया गया रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। तो बर्बन डायनेस्टी थी, उनको हटा दिया गया। ठीक है। अब बेटा आपने इस चीज को देखा है कि बर्बन डायनेस्टी रूल करती थी, बर्बन किंग इसको रूल करता था, और यहां पे इनको हटाने के बाद यहां पे फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। 1815 से लेके 1830 तक मोनार्की थी, और अब कौन सी मोनार्की आ गई? जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब आ जाती है अंडर द हेड ऑफ लुइस फिलिप। ठीक है बेटा। अब थोड़ी सी क्रोनोलॉजी हम समझेंगे फ्रांस में राजा लुइस 16 के बाद में कौन कैसे राजा बनता गया। ठीक है। तो आपको पता है बेटा, जो लुइस 16 थे 1789 में वो राजा हुआ करते थे। उसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है
और फिर 1792-93 में इनको खत्म कर दिया जाता है। लुईस 16 के बाद में लुईस 17 जो इनका लड़का था वो महज 10 साल की एज में ही उसको भी खत्म कर दिया जाता है। फिर ये समय आ जाता है बेटा लुईस 17 के बाद में ये समय आ जाता है 1799 से 1815 का, और ये समय पे कौन रूल करता है बेटा, यहाँ पे ये नेपोलियन का टाइम होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे नेपोलियन शासन करता है। तो इस समय नेपोलियन के शासन के समय कोई भी राजा देखने को नहीं मिलता, डिक्टेटरशिप देखने को मिलती। और फिर 1815 में जब ये नेपोलियन वॉर हार जाता है तो हमें फ्रांस में देखने को मिलता है कंजर्वेटिव रेजीम। क्या देखने को मिलता है बेटा, कंजर्वेटिव रेजीम। अब इस कंजर्वेटिव रेजीम जो कि 1815 से 1830 तक चलता है, इसमें हमें दो किंग देखने को मिलते हैं। पहले थे बेटा लुईस 18 एंड दूसरे हमें देखने को मिलते हैं बेटा चार्ल्स 10। अभी जो लुईस 18 है इनका टाइम पीरियड है 1815 से लेके 24 तक, और चार्ल्स 10 का टाइम पीरियड है 1824 से लेके 30 तक। ठीक है, सो लुईस 16 के बाद लुईस 17 सिर्फ 10 साल का था, उसको भी खत्म कर दिया जाता है। और फिर 1799 से 1815 का समय जो कि नेपोलियन का समय था, ठीक है, उसके बाद में कंजर्वेटिव रेजिम आती है, और कंजर्वेटिव रेजिम में हमें एक लुईस 18 नाम के राजा और फिर चार्ल्स 10 नाम के राजा देखने को मिलते हैं। और 1830 के बाद में फिर से रेवोल्यूशन हो जाता है और फ्रांस में मोनार्की को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दी गई अंडर द हेड ऑफ लुई फिलिप, अंडर द हेड ऑफ लुई फिलिप। अब बेटा भारतीय इतने आगे हैं कि ये लुई फिलिप नाम से इंडिया ने अपना एक खुद का फैशन ब्रांड बना लिया, जिसको हम बोलते हैं लुई फिलिप ब्रांड। ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप इसको ओन करता है। तो इंडियंस तो बेटा इतने आगे हैं कि लुई फिलिप के नाम से हमने एक ब्रांड बना के रखा है। मैन फैशन गारमेंट का बहुत बड़ा ब्रांड है लुई फिलिप। ठीक है, सो ये लुई फिलिप को चुन लेते हैं। अब लुई फिलिप को क्यों चुना बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा लिबरल आइडियोलॉजी को मानता था। ठीक है, फ्रांस के बारे में यह भी कहा गया है बेटा मेटरनिक ने कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, ठीक है, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है, और फ्रांस ने स्नीज कर दिया है, क्रांति कर दी है। इसको देख के अब बेल्जियम और ग्रीक में भी क्रांति हो गई। सेकंड क्रांति होती है बेल्जियम में, और जो बेल्जियम है बेटा वो जो नीदरलैंड है उससे अलग हो जाता है। ठीक है बेटा, बेल्जियम अपने आप को नीदरलैंड से अलग कर लेता है। यहां पे बेटा आप मैप में देखेंगे ये बेल्जियम है और ये नीदरलैंड है। तो उस समय ये दोनों साथ में रहा करते थे, और जो बेल्जियम है उसको कोई पावर एज सच दी नहीं जाती थी। ठीक है बेटा, और इसीलिए ये दोनों अलग हो गए। दूसरा कारण ये भी था कि बेटा बेल्जियम वाले लोग बाग कैथोलिक को मानते थे, और जो नीदरलैंड है वो प्रोटेस्टेंट को मानते थे। क्रिश्चियनिटी में ये लोग कैथोलिक को, प्रोटेस्टेंट को मानते थे। तो एक तो रिलीजन के कारण और दूसरा पावर के कारण बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे लुईस 17 मात्र 10 साल की एज में इनको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है बेटा, तो बेल्जियम अलग हो जाता है नीदरलैंड से। अगेन कारण दो थे बेटा, एक तो रिलीजन के कारण, बेल्जियम कैथोलिक को मानते थे और नीदरलैंड वाले प्रोटेस्टेंट को मानते थे। ठीक है बेटा, इसलिए ये लोग अलग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रीक। अगर हम ग्रीक की बात करें बेटा तो ये सारी की सारी क्रांति ग्रीक तक पहुंचती है, और ग्रीस जो कि ओटोमन एम्पायर के अंडर आता है 15th सेंचुरी से, अब ये भी रेवोल्यूशन करेगा। ठीक है, अब जो रेवोल्यूशन की चिंगारी है जो पूरे यूरोप में फैल रही थी वो यहां तक आ जाती है, और ग्रीस 1821 में रेवोल्यूशन चालू कर देता है। ठीक है,
और पूरे की पूरे ग्रीस में रेवोल्यूशन चालू हो जाते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि ग्रीस जो है बेटा अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है। ग्रीस को इवन क्रेडल पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। इसको क्रेडल पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशन भी बोला गया है, क्योंकि ये सबसे पुरानी डेमोक्रेसी भी थी। यहां पे सबसे पहले हमें ओलंपिक गेम्स देखने को मिलते हैं, यहां पे सबसे पहले हमें एक सोसाइटी देखने को मिलती है, लोगों के राइट्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको क्रेडल पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। जब पूरे यूरोप में क्रांति होगी तो ग्रीस कैसे पीछे छूट सकता है, ग्रीस भी इस क्रांति में कूद गया, ओटोमन एम्पायर से अलग होना चाहता है, 1821 में इसका बिगुल बज जाता है, और ये जो मुस्लिम एम्पायर था ओटोमन एम्पायर, उससे अलग होना चाहता है ग्रीस, और इसमें इनकी हेल्प करते हैं लॉर्ड बायरन, ठीक है। इसके लिए वो फंड्स भी अरेंज करते हैं, लड़ते भी हैं, बट फाइनली अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश बुखार के कारण वो उनकी डेथ हो जाती है। फाइनली एक ट्रीटी होती है जिसको बोला गया है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, 1832 में होती है, और ये ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर देती है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि ओटोमन एम्पायर की एक ट्रीटी है, ये फाइनली ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित करती है। तो इस तरीके से रेवोल्यूशन में सबसे पहले फ्रांस, दूसरे नंबर पे बेल्जियम, और तीसरा हमें ग्रीस देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब इसमें ये देखने को मिलता है बेटा कि डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन, ठीक है। किसी देश में राष्ट्रवाद की फीलिंग सिर्फ वॉर से नहीं आती है, सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपांशन मतलब अपने एरिया को बढ़ाने से, नए एरिया पे कब्जा करने से नहीं आती है। नेशनलिज्म की फीलिंग देश में इसके अलावा कल्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है एक देश के लिए। आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी देश में वो फीलिंग लाने के लिए, ठीक है बेटा। तो यहां पे एक मूवमेंट चालू हो जाता है जिसको बोला गया है रोमांटिसिज्म या रोमांटिक आइडियोलॉजी, ठीक है। अब ये रोमांटिसिज्म क्या है बेटा? एक कल्चरल मूवमेंट है विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, ठीक है। ऐसा मूवमेंट जो कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, ठीक है, को डेवलप करता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, पोएट्री, स्टोरी एंड म्यूजिक, ठीक है। जो रोमांटिक आर्टिस्ट हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं किसको बेटा? रीजंस को और साइंस को, और ये कहते हैं कि रीजन साइंस से हटके, ठीक है, रीजन और साइंस से हटके अगर इमोशंस पे फोकस किया जाए, इंट्यूशन पे फोकस किया जाए, मिस्टिकल फीलिंग पे फोकस किया जाए, तो भी देश में वो फीलिंग, वो नेशनलिज्म की भावना आ सकती है। और ये बिल्कुल सही थे कि इस तरीके से भी फीलिंग्स आती है, ठीक है। इट क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चरल पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, ठीक है बेटा। और ये इनके एफर्ट ने क्या क्रिएट कर दिया? एक कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चरल पास्ट, ठीक है। तो ये था हमारा रोमांटिसिज्म। अब इसमें हम देखते हैं बेटा कि रोमांटिसिज्म में दो बहुत ही फेमस पर्सन हुए हैं। एक है जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, और दूसरे हमें देखने को मिलते हैं जो कि बहुत फेमस हुए हैं, वो है कैरोल कर्पंस्की। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। तो बेटा ये जोहान गॉटफ्राइड हर्डर हैं, ये जर्मन फिलोसोफर हैं, और इन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आपको ट्रू जर्मन कल्चर देखना है तो ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग कॉमन पीपल, ठीक है। अगर वाकई में जर्मनी का कल्चर देखना है तो एक आम व्यक्ति या कॉमन पीपल से पूछना चाहिए। इसको उन्होंने बोला है दासबुक। एग्जाम में एज इट इज आप लिख सकते हैं, ये वाली जो लाइन यहाँ पे लिखी है, ठीक है। और ये किसके थ्रू देखेंगे आप? ये देखेंगे आप एक सामान्य कॉमन पर्सन में फोक सॉन्ग के थ्रू, फोक पोएट्री के थ्रू और डांस के थ्रू। इससे हमें किसी भी देश का कल्चर पता लग जाता है, ठीक है बेटा। सो इन्होंने बेटा कलेक्शन करना और रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया फोक कल्चर का,
ठीक है, और इसी तरीके से इन्होंने नेशन बिल्डिंग की बात कही है। इन्होंने बेटा इसके अलावा लैंग्वेज पे भी फोकस किया है। सॉन्ग, डांस, म्यूजिक के अलावा इन्होंने लैंग्वेज पे भी फोकस किया है, लैंग्वेज पे भी इन्होंने बात की है। अब ये बोलते हैं बेटा कि द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to larger audience who were mostly illiterate। ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज पे फोकस इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा एंशियंट नेशनल स्पिरिट है या पहले से बोलते आ रहे हैं, इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज भेजेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी पढ़े लिखे नहीं है, और इसको इन्होंने समझाया है पोलैंड के केस से। जो बेटा पोलैंड कंट्री है, ठीक है, इसको पार्टीशन, इसको डिवाइड कर दिया जाता है किसके द्वारा? रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के द्वारा। रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया मिलके पोलैंड को डिवाइड कर देते हैं, और इससे क्या होता है बेटा, जो पोलैंड है वो कोई एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं बचता है, मगर उसमें नेशनल फीलिंग तो भी बची हुई रहती है। ठीक है, और यहां पे रोल आता है हमारे सेकंड जो पर्सन है वो है कैरोल करपेंस्की का। ठीक है, इन्होंने बेटा कैरोल करपेंस्की ने जो नेशनल फीलिंग है, नेशनल स्ट्रगल, उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया ओपेरा से, म्यूजिक से। ठीक है, और इन्होंने जैसे फोक डांस है, पोलनेज और मजुरका, इनको नेशनल सिंबल बना दिया। तो कैरोल करपेंस्की इज नोन फॉर ओपेरा। ओपेरा बेटा एक थिएटर फॉर्म है जिसमें कि म्यूजिक मेन होता है, साथ में फिर डांस या कुछ एक्शन होता है। ठीक है, और इन्होंने ओपेरा से, म्यूजिक से पूरा की पूरा, ठीक है, पोलैंड में एक रेवोल्यूशन टाइप का ला दिया। और बहुत फेमस जो डांस निकल के आते हैं, एक है पोलनेस और एक मजुरका। चलिए देख लेते हैं ये पोलनेस और मजुरका किस टाइप के डांस फॉर्म है, किस टाइप के डांस देखने को मिलते हैं हमें ये। तो ये बेटा पोलनेस डांस की इमेज है, एक स्लो डांस है, कपल साथ में ऐसे आगे जाते हैं, एक पैर को बेंड करते हुए आगे डांस करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक गोला लगाते हैं, एक राउंड लगाते हैं, सेंटर में आएंगे फिर निकलते जाएंगे। स्लो डांस, कपल साथ में आगे बढ़ेंगे, राउंड लगाएंगे, आगे निकल जाएंगे, ये पोलनेस डांस है। दूसरा में देखने को मिलता है इस टाइप का कुछ डांस, जो किसको हम बोलते हैं मजुरका। तो ये दो डांस कैरोल करपेंस्की ने पूरे पूरे पोलैंड में फेमस कर दिए, और इस तरीके से उनमें एक नेशनल फीलिंग आ गई। तो यस, रोमांटिसिज्म भी देश में नेशनल फीलिंग लाने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, जो लैंग्वेज एक रोल प्ले करती है, ठीक है, लैंग्वेज एक रोल प्ले करती है, वो कैसे करती है तो वो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है। तो लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। कैसे? तो जैसे बेटा रशिया ने ऑक्यूपाई किया था पोलिस को, ठीक है, पोलैंड को, तो जो पोलैंड की लैंग्वेज है, पोलिश लैंग्वेज है, उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया और स्कूलों में अब रशियन लैंग्वेज यूज होने लगी। ठीक है, पोलैंड में ही पोलिश लैंग्वेज यूज नहीं होगी, अब पोलैंड में रशियन लैंग्वेज यूज होने लगी स्कूल्स में भी। ठीक है बेटा, इन 1831 an armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed। ठीक है, इन्होंने एक बार 1831 में कोशिश भी करी रशिया के खिलाफ, बट उसको भी दबा दिया गया। ठीक है, बट नेक्स्ट बेटा आखिरी में जो मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड हैं, ये लोग बेटा इस लैंग्वेज को यूज करने लगे एज ए नेशनल रेजिस्टेंस। मतलब कि अब पोलैंड वाले अपनी ही पोलिश लैंग्वेज को एक हथियार के रूप में यूज करने लगे। ठीक है, ये जो पोलिश लैंग्वेज है बेटा, ये चर्च गैदरिंग्स में और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में यूज होने लगी। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या हुआ बेटा, बहुत सारे प्रीस्ट और बिशप्स पोलिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्योंकि वो पूरे पोलैंड में एक नेशनल फीलिंग क्रिएट करना चाहते हैं। अब पोलिश लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि आपको पता है बेटा रशिया ने इन पे अटैक किया था, पोलैंड को तो अलग अलग टुकड़ों में कर दिया था, और पूरे पोलैंड में रशियन लैंग्वेज चल रही थी। तो नेशनल फीलिंग कैसे आएगी? तो नेशनल फीलिंग इसी तरीके से आएगी कि हम हमारी नेटिव लैंग्वेज बोलें। तो पोलैंड वाले सही कर रहे थे, पोलिश लैंग्वेज बोल रहे थे। ठीक है, और ये हर जगह पे बोली जाने लगी, और जो वहां के जो प्रीस्ट हैं, बिशप्स हैं, ये लैंग्वेज पोलिश लैंग्वेज बोलने के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, इनको जेल भेज दिया गया, बट फाइनली
ये देखने को मिलता है हमें कि पोलिश लैंग्वेज एक स्ट्रगल, ठीक है, रशिया के खिलाफ एक स्ट्रगल में काम आई। तो रोमांटिसिज्म में दो तीन चीजें हैं, आर्ट, डांस, म्यूजिक, ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। अब ये जो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट है, इसमें दो टाइम पीरियड है, एक है 1830s का और दूसरा है 1848 का। चलिए देख लेते हैं 1830s में क्या हो रहा है। तो 1830s में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि यहां पे इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जितना रोजगार नहीं है उससे ज्यादा काम करने लोग बाग सामने आ जाते हैं, ठीक है। जो पॉपुलेशन है रूरल एरिया से वो माइग्रेट करती है, सिटी की ओर जाती है, और सिटी तो पहले से ही ओवर क्राउडेड थी, इसलिए इनको स्लम्स में जाके रहना पड़ता है, ठीक है। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है बेटा इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब जो बेटा शहर में छोटे छोटे से प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन फेस कर रहे हैं। इससे बेटा जो चीप मशीन मेड गुड है इंग्लैंड से आता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड से मशीन से गुड आ रहा है, सस्ता बन रहा है, बल्क में बन रहा है, तो वो मार्केट में भी सस्ता बिक रहा है। अब जो शहर में प्रोडक्शन कर रहा है बेटा उसको तो नुकसान होगा ही। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है 1830 में। इसके अलावा बेटा ये जो प्रॉब्लम है बेटा चीप मशीन मेड गुड वाली, ये जो मेजरली देखने को मिली वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखने को मिली, कपड़ा मार्केट या कपड़े के प्रोडक्शन में देखने को मिली, जहां पे कि शहर में मेजरली लोग बाग कपड़े की फैक्ट्री कहां पे लगाते थे बेटा, ये लोग घर पे ही कपड़े की फैक्ट्री ऑपरेट करते थे, या तो अपने होम से ऑपरेट करते थे या छोटी छोटी सी जो वर्कशॉप थी उससे ऑपरेट करते थे। और ये जो वर्कशॉप रहती थी वो पार्सली मैकेनाइज्ड थी, 100% फुल्ली मैकेनाइज्ड नहीं थी, इसीलिए इनका प्रोडक्शन स्लो था। और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले ही हो चुका था, इसलिए ये मशीन से प्रोड्यूस करते थे, सस्ता गुड बनाते थे, बल्क में भेजते थे, इसलिए इनकी कॉस्ट भी कम होती थी, और इस तरीके से शहर में ये लोग बर्बाद होना चालू हो गए, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ बेटा कि जहां जहां पे एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, जो सामंत वर्ग थे वो रहते थे, वहां पे पीजेंट्स को भी स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है। उनको अपने जो एरिस्टोक्रेट थे उनको फ्यूडल ड्यूज देना पड़ा, ठीक है, उनके अंडर वो काम करते थे। और इस तरीके से 1830s में इतनी सारी प्रॉब्लम हुई कि आने वाले समय में फूड प्राइसेस भी बढ़ जाती है, बैड हार्वेस्ट अलग परेशान करती है, और पूरे की पूरे टाउन और कंट्रीज में समस्या ही समस्या देखने को मिलती। ये थी 1830 की समस्या। क्या क्या समस्या थी बेटा? एक तो इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दूसरी प्रॉब्लम थी बेटा क्या कि जॉब थी नहीं और बहुत से लोग वाग जॉब के लिए आगे आ गए थे। तीसरा देखने को मिलता है बेटा कि लोग बाग माइग्रेट कर रहे हैं गांव से सिटी की ओर। चौथी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कंपटीशन देखने को मिलता है इंडस्ट्री से। पांचवी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि जो एरिस्टोक्रेट है वो अलग परेशान कर रहा है किसानों को। ये थी 1830 की समस्या। अब हम देखते हैं 1848 में क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तो बेटा 1848 में फूड शॉर्टेज देखने को मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, ठीक है, और हर जगह पे इस प्रॉब्लम से फाइनली एक पूरा रेवोल्यूशन चालू हो जाता है। देखो बेटा 1830 से अब समय आ गया है 1848 का। अब ये खाने की कमी और बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब जो फ्रांस का राजा था लुई फिलिप, उसको अपना देश छोड़ के जाना पड़ा। माना कि लुई फिलिप लुई 18 और चार्ल्स 10 जैसा खतरनाक नहीं था, मगर इतनी प्रॉब्लम के बाद तो देश छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हर जगह पे हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। रोमांटिसिज्म में बेटा आपको यहां पे एक इमेज बताई गई है,
ये बेटा एक इमेज है जो कि मासेकेर हुआ था चियोस में। चियोस कहाँ है बेटा? चियोस जो कि ग्रीस है, ग्रीस का एक आइलैंड है जहां पे ये मासेकेर हुआ था और 20,000 ग्रीस वासियों को खत्म कर दिया गया था। तो ये एक पेंटर है बहुत ही फेमस, डेलाक्रियोक्स। ये बहुत ही फेमस रोमांटिक पेंटिंग बनाते हैं, रोमांटिसिज्म की सबसे बड़े पेंटर कहा जाता है इनको। मैं आपको बता देता हूं मैप में, ये जो चियोस है वो कहां पे लोकेटेड है। ये ग्रीस है बेटा, और ये ग्रीस का यहां पे ये आपको चियोस देखने को मिलेगा। ग्रीस का ही पार्ट है, उसका एक आइलैंड है जहां पे कि ये मासेकेर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब बेटा लुई फिलिप देश छोड़ के जा चुके हैं और अब फ्रांस में नेशनल असेंबली ने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर लिया। ठीक है, ये फ्रांस जो है ना हर कभी अपने आप को रिपब्लिक घोषित करता। अच्छा, पहली बार कब रिपब्लिक घोषित किया था? तो फर्स्ट टाइम इसने अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया था 1792 में। ये जो अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया, ये सेकेंड टाइम अपने आप को रिपब्लिक घोषित करता है ये। ठीक है बेटा, सेकेंड टाइम ये अपने आप को रिपब्लिक घोषित करता है आफ्टर 1848। और तीसरी अभी लेटेस्ट में 1958 में भी अपने आप को इसने रिपब्लिक घोषित किया है। फ्रांस में बहुत ज्यादा हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलती है। तो नेशनल असेंबली आ जाती है क्योंकि लुई फिलिप जा चुके हैं और ये अपने आप को वापस रिपब्लिक घोषित कर लेते हैं। एज यूजुअल हम इसे ही करते हैं। ठीक है, और यहां पे जो हर वो अडल्ट मेल जो 21 साल से ऊपर का है उसको वोट देने का अधिकार दे दिया गया है, सफराज दे दिया गया है, साथ में काम का अधिकार दे दिया गया है, राइट टू वर्क दे दिया गया है, और यह भी वादा किया है कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, ये था बेटा हमारा 1830 में जो प्रॉब्लम हुई और 1848 में जो प्रॉब्लम हुई, हंगर हार्डशिप। हंगर और हार्डशिप तो देख चुके हैं, अब एक छोटा सा पॉपुलर रिवॉल्ट देख लेते हैं जो कि हमें सिलीसिया वाले रीजन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो सिलीसिया वाला रीजन है बेटा, यहां पे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ लोगों ने विरोध कर दिया। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और उसके बदले में ये इनसे फिनिश्ड टेक्सटाइल लेता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट लेता है। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने इनकी सैलरी या पेमेंट बहुत ज्यादा कम कर दिया। ठीक है, सो पेमेंट कम हो गई है और ऐसे में कैसे काम करेंगे, है ना? तो ये सिलीसिया में प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ये बेटा ये जो सिलीसिया विलेज है इसमें लगभग 18,000 इनहेबिटेंट्स लेते हैं और ये कॉटन या जो कपास है, कॉटन की वीविंग करते हैं ये लोग। ठीक है, और इनके साथ प्रॉब्लम ये है बेटा कि जॉब है ही नहीं। ये बात कॉन्ट्रैक्टर को भी पता है कि द डेस्परेट नीड फॉर जॉब हैज बीन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर। जॉब बहुत कम है, इसका एडवांटेज कॉन्ट्रैक्टर ने उठा लिया। वो उनको रॉ मटेरियल देता है, बदले में फिनिश प्रोडक्ट लेता है और इस बीच में वो उनकी सैलरी या पेमेंट बहुत ज्यादा कम कर देता है। तो अब विरोध क्यों नहीं होगा, रिवोल्ट क्यों नहीं होगा? इसलिए सिलीसिया के जो वीवर्स हैं वो जो अपने कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं। चलिए पूरी कहानी देखते हैं किस प्रकार से रिवोल्ट होता है। बेटा 4 जून की बात है, दोपहर के 2 बजे लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स, ठीक है, अपने घर से निकलती है और मार्च करती है। ठीक है, कहां पे? जो कॉन्ट्रैक्टर का मेंशन था, जहां पे कॉन्ट्रैक्टर रहता था उसकी तरफ। और क्या डिमांड थी इनकी? कि हमारी वेज या हमारा जो पैसा है वो बढ़ाया जाए। ठीक है, डिमांड बिल्कुल जायज थी, सही थी। सो ये लोग जो बेटा दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉन एंड थ्रेट्स, घृणा से इनको देखा गया, नफरत की नजर से देखा गया कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा और इनको धमकी भी दी गई। ठीक है, तो ये लोग बाग ज्यादा थे बेटा। ये लोग कुछ लोग बेटा इसमें से घर के अंदर घुस जाते हैं, जो विंडो रहती है खिड़की भी तोड़ देते हैं, फर्नीचर को तोड़ देते हैं, पोर्सलेन जो है उसको, जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन सबको तोड़ देते हैं। ठीक है, और कुछ लोग स्टोर हाउस तक घुस जाते हैं और पूरे पूरे घर को तबाह कर देते हैं। ठीक है,
अब जब लोग वाग घर में घुस चुके हैं, जो सिलिसियन वेबर घर में घुस चुके हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? उनका स्वागत करेगा। कॉन्ट्रैक्टर को जैसे ही लगा कि अंदर घुस रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर पीछे वाले गेट से निकल के भाग गया। कॉन्ट्रैक्टर यहां से भागता है अपनी फैमिली के साथ में, बाजू वाले नेबरिंग विलेज जाता है, जहां से उसको कुछ भी मदद नहीं मिलती है। बट फिर वो और आगे 24 घंटे बाद वापस आता है अपने एरिया में, ठीक है, क्योंकि उसने आर्मी से मदद ले ली थी। मतलब कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली के साथ फरार होता है, गांव में जाता है, दूसरे गांव में, वहां उसको मदद नहीं मिलती है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसको आर्मी हेल्प करती है, रिक्वेशन दी आर्मी, मतलब आर्मी से उसको हेल्प मिलती है, और फिर वो आर्मी के साथ वापस अपने मेंशन पे आता है, और इस पूरी टसल में 11 वीवर्स खत्म हो जाते हैं। तो ये था हमारा सिलिसियन रिवॉल्ट। तो हंगर हमने देखा, हार्डशिप हमने देखी, और जो पॉपुलर रिवॉल्ट है उसको भी हमने देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अभी हमने देखा था बेटा जस्ट इसके पहले कि पीजेंट्स, पुअर, अनएम्प्लॉयड और स्टार्विंग पीजेंट्स रिवोल्ट कर रहे हैं, जिसको कि हमने अभी अब हमारा हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट में देखा था। इसके अलावा जो बेटा यूरोपियन कंट्रीज में 1848 के बाद में जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस हैं, अब ये भी रिवोल्ट करना चाहते हैं। मगर ये रिवोल्ट क्यों कर रहे हैं? तो क्लियर मैसेज हमें देखने को मिलता है कि 1848 में जो फ्रांस रहता है, वहां का जो राजा लुई फिलिप रहता है, उसको एब्डिकेट कर दिया जाता है, और फ्रांस में मोनार्की की जगह पे रिपब्लिक आ जाती है, और वो भी यूनिवर्सल मेल सफराज के बेसिस पे। तो फ्रांस में लुई फिलिप को जा चुका है, अब फ्रांस में क्रांति आ चुकी है, और हर जगह पे हर कम्युनिटी रिवोल्ट कर रही है। इसलिए अब एजुकेटेड मिडिल क्लास भी रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा। अब जो यूरोप बेटा, यूरोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नेशन स्टेट है, हर जगह पे नेशन स्टेट नहीं था, मतलब एक कंप्लीट नेशन नहीं था। जहां जहां पे नेशन स्टेट नहीं था, जैसे कि बेटा जर्मनी की बात करें, इटली की बात करें, पोलैंड की बात करें, या ऑस्ट्रो हंगरेनियन कंट्री की बात करें, तो यहाँ पे बेटा ये सब नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पे जितने भी मैन एंड विमेन थे, ठीक है, ये लोग लिबरल मिडिल क्लासेस के थे, ये लोग सामने आए और इनकी कुछ डिमांड थी। इनकी डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ जाए, संविधानवाद आ जाए, संविधान यहाँ पे लागू हो। तो इनकी पहली डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन आए, और दूसरा नेशनल यूनिफिकेशन हो, नेशनल लेवल पे कंट्री यूनिफाइड हो, क्योंकि ये वो एरिया है जो कि अभी तक नेशन स्टेट नहीं है। ठीक है बेटा। So they took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of a nation state on parliamentary principle। क्योंकि हर जगह पे पॉपुलर अनरेस्ट हो रहा था, हर एक कम्युनिटी रिवोल्ट कर रही थी, तो इनकी भी डिमांड थी कि हमारे यहाँ पर भी कुछ चेंज आना चाहिए, और इनका चेंज का मतलब था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनल यूनिफिकेशन। इनकी कुछ डिमांड थी, जैसे कि पहली डिमांड की पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे काम हो। ठीक है, मतलब एक नेशन स्टेट अगर एक बनता है तो वो पार्लियामेंट्री बेसिस पे बने, वहां पे संसद वगैरह हो। ठीक है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था बेटा, इनकी डिमांड थी। तीसरा था फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और चौथा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये मिडिल क्लास लोगों की डिमांड थी। ठीक है, क्या क्या बेटा? कि पार्लियामेंट्री बेसिस पे गवर्नमेंट बने, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आए, नेशनल यूनिफिकेशन होए, कॉन्स्टिट्यूशन आए, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, इकट्ठे होने की भी आजादी हो। तो ये था हमारा जो लिबरल्स रेवोल्यूशन में मांग रहे थे। चलिए अब ये आगे चल के चालू होता है हमारे जर्मनी जो स्टेट है उससे। देख लेते हैं अपन जर्मनी को। तो बेटा जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, और जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन थे उनके जो लोग बाग थे, मेंबर्स थे, वो सब की सब मिडिल क्लास थे। या तो वो प्रोफेशनल्स थे, या बिजनेसमैन थे, या फिर प्रॉस्परस आर्टिसंस वगैरह थे। ये सब की सब जर्मनी में मिडिल क्लास लोग सामने निकल के आते हैं। फ्रैंकफर्ट एक सिटी है बेटा जर्मनी में, वहां पे ये लोग आते हैं, और यहां पे वो एक जर्मन को एक नेशन बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो ये सारे की सारे मिडिल क्लास लोग बाग जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नाम की सिटी में इकट्ठा होते हैं, और यहां पे एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं।
18 मई की बात है 1848 की, जब 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च करते हैं एक लाइन में और ये इकट्ठे होते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वे करने के लिए। और ये सारे के सारे लोग की जो गैदरिंग होती है वो होती है वहां का एक चर्च था जिसका नाम था सेंट पॉल। बड़ा चर्च था, बहुत सारे लोगों को एक साथ यहाँ पे रोक सकता था, इकट्ठे कर सकता था, असेंबली हो सकती थी, इसलिए सेंट पॉल चर्च में सारे के सारे जर्मनी के मिडिल क्लास लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं जर्मन नेशन के लिए, और ये इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है उसमें जो हेड होगा वो मोनार्की रहेगी, मगर साथ में पार्लियामेंट भी रहेगी। यही इनका एक मतलब एक विजन था कि यस पार्लियामेंट तो रहेगी बट हाँ मोनार्की भी है, तो उससे कोई इनको दिक्कत नहीं थी। तो बेटा अब जो पार्लियामेंट के जो डेप्यूटीज थे, पार्लियामेंट के डेप्यूटी जो थे, उन्होंने ये जो ऑफर किया क्राउन ऑन दिस टर्म टू फ्रेडरिक विलियम फोर। वहां का बेटा जो जर्मनी का राजा था वो फ्रेडरिक विलियम फोर था, उसको ये बात ऑफर की गई कि देखो अब जर्मनी में जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं उन्होंने एक नेशनल असेंबली बना चुकी है, और हम चाहते हैं कि ये जो जर्मनी कंट्री है इसमें पार्लियामेंट भी रहे और मोनार्की भी रहे। ये ऑफर कर रहे हैं किसको बेटा? फ्रेडरिक विलियम फोर को, जो कि उस समय जर्मनी ये जो प्रशिया रीजन था उसका किंग था। अब आप बताओ बेटा, किसी राजा को ये ऑफर किया जा रहा है कि अब हमारा देश, ये जो आपका जो पूरा जो एरिया है वो इस तरीके से चलेगा, क्या राजा मानेगा? क्या ये जो विलियम फोर है ये तैयार हो गया होगा? तो यस, ये भी नाराज हुआ होगा, बहुत ज्यादा नाराज हुआ होगा, और उसको ये इनकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होगी कि क्यों यहाँ पे पार्लियामेंट आए, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन आए। तो जो बेटा फ्रेडरिक विलियम फोर है राजा प्रशिया का, ऑब्वियसली प्रशिया क्यों? क्योंकि बेटा उस समय जर्मनी कोई नेशन स्टेट नहीं हो करता था, इसलिए वो प्रशिया का किंग है। उसने रिजेक्ट कर दिया इनकी बात को और इसने ज्वाइन किया दूसरे मोनार्क्स को भी। ठीक है, और इन्होंने मिलकर कंबाइंडली इन्होंने अपोज किया जो इलेक्टेड असेंबली थी। सीधी बात है, राजा क्यों रिफॉर्म चाहेगा? राजा और राजशाहियत चली जाएगी अगर मिडिल क्लास की बात सुन लिया जाएगा। तो राजा ने विरोध किया, यहाँ पे बेटा अपोज किया। अब बेटा ये किंग का जो विरोध था वो तो क्लियर समझ में आता है, मगर जो पार्लियामेंट बनी थी उसकी भी कुछ खामियां थी, कुछ प्रॉब्लम थी। तो क्या क्या प्रॉब्लम थी पार्लियामेंट के साथ में, तो वो हम देख लेते। पहली प्रॉब्लम बेटा ये पार्लियामेंट की ये थी कि जो पार्लियामेंट जो बनी थी बेटा मिडिल क्लास वालों की, ये जो while the position of the aristocracy and the military become stronger, the social basis of parliament eroded। तो पार्लियामेंट की पहली प्रॉब्लम ये निकल के आती है हमें कि जो पार्लियामेंट है बेटा ये एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास जो मिलिट्री क्लास है उसी को क्रिटिसाइज करने में लगी, और इसका जो सोशल बेस है, ठीक है, जो इसका जो मेन सोशल बेस था पार्लियामेंट का वो खत्म होते गया, लोगों से दूर होते गई, राजा के ही बात करने लगी, एरिस्टोक्रेसी की बात करने लगी, इससे इनका जो सोशल बेस है वो खत्म हो गया। पहली प्रॉब्लम पार्लियामेंट में ये थी। दूसरी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है बेटा कि पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु रजिस्टर्ड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस। ठीक है, दूसरा बेटा पार्लियामेंट मिडिल क्लास लोगों से ही बनी है, मगर ये लोग वर्कर्स और आर्टिसियंस की डिमांड को भी नहीं मान रहे। आपके ही लोगों ने आपको वहां पे भेजा है और आज आप डिमांड नहीं मानोगे तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिलती है पार्लियामेंट के साथ। तीसरी प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिलती है बेटा कि इसी कारण से ये कॉन्सिक्वेंटली ये पार्लियामेंट अपना सपोर्ट लूज करते जाती है। फाइनली आखिरी में इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। आखिरी में राजा ट्रूप्स को बुला लेता है और ये असेंबली खत्म कर दी जाती है। तो पहली प्रॉब्लम पार्लियामेंट के साथ में क्या थी बेटा कि सिर्फ एरिस्टोक्रेट और मिलिट्री क्लास को क्रिटिसाइज करने में लगे थे और अपना सोशल बेस खो दिए। दूसरा, ये वर्कर्स और आर्टिसियंस की भी डिमांड नहीं चुन रहे बल्कि गए हैं उन्हीं के सपोर्ट से। इसके अलावा बेटा पार्लियामेंट की एक और प्रॉब्लम ये थी कि जो पार्लियामेंट है बेटा इसने जो विमेन से उनके राइट को नहीं दिया। ठीक है, विमेन के राइट के बारे में इन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया, विमेन्स को एज सच कोई भी राइट नहीं दिया गया। बेटा यहां पे हम देख सकते हैं तो विमेन्स को सफरेज राइट्स था ड्यूरिंग द असेंबली, ये नहीं दिया गया। और जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट हुई तो उस समय सेंट पॉल में बेटा इकट्ठे हुए थे लोग,
women were admitted only as observer to stand in the visitors gallery। तीसरी प्रॉब्लम पार्लियामेंट की ये थी कि इसने विमेन्स को भी राइट नहीं दिया, विमेन्स को एंट्री नहीं दी और विमेन्स को एज एन ऑब्जर्वर ही समझा गया कि आप सिर्फ और सिर्फ मीटिंग को देखो। इसीलिए पार्लियामेंट का नुकसान हुआ, किंग ने अटैक करा और इनको डिसबैंड कर दिया। ये बेटा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, उसकी एक इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सेंट पॉल चर्च में सारे के सारे 831 डेलीगेट्स इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे बेटा तो यहाँ पे ये विमेन्स हैं जो कि ऊपर से सिंपल एज ए विजिटर्स के रूप में देख रही हैं। तो ये 3-4 प्रॉब्लम थी पार्लियामेंट के साथ में और राजा को मौका मिल गया, उसने अटैक किया और फाइनली पार्लियामेंट डिसबैंड हो गई। मगर यहाँ पे एक चीज होती है कि राजा जो है, किंग है, उसको रेवोल्यूशनरी का एक टेस्ट पता लग गया था कि रेवोल्यूशन आगे चल के भी हो सकते हैं और मेरी राजशाहियत हमेशा के लिए शायद ना रहे। इसलिए आने वाले समय में बेटा जो किंग है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जो किंग की फोर्स है, उसने इस लिबरल मूवमेंट को सप्रेस तो कर दी 1848 में, बट अब वो पुराने जैसे हालात नहीं रहे राजा के साथ में भी। क्यों बेटा? मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन। बेटा ये जो कंटिन्यूस पूरे यूरोप में, जर्मनी में, फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हो रहा है, जो रिप्रेशन हो रहा है, ये जो कंटिन्यूस साइकिल चल रही है, ये तभी एंड हो सकती है जब हम लिबरल्स को कुछ कंसेशन दें। ठीक है, अब ये कंसेशन क्या दिया जा रहा है बेटा लिबरल नेशनलिज्म को? तो ये जो कंसेशन है बेटा, हेंस इन द ईयर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप। तो बेटा ये क्या चेंज, क्या कंसेशन दे रहे हैं अब लिबरल नेशनलिस्ट को? तो अब ये रिफॉर्म करना चालू कर रहे हैं, अपने एरिया को सुधार कर रहे हैं। तो ये सुधार कहां से चालू होता है बेटा? तो ये सुधार बेटा सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में सुधार करना चालू करेंगे। और ये जो सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में सुधार कर रहे हैं मोनार्की, जो रिफॉर्म कर रहे हैं, वो रिफॉर्म वेस्टर्न यूरोप में पहले ही हो चुका था। तो क्या रिफॉर्म कर रहे हैं बेटा? तो 2-3 चीजें रिफॉर्म इन्होंने करे हैं। पहला कि बेटा जो सर्वडम था उसको खत्म कर दिया गया। तो सर्वडम और बॉन्डेड लेबर वर एबॉलिश्ड बोथ इन दी हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया। तो पहला काम इन्होंने ये किया कि जो सर्वडम था, जो दास प्रथा थी, जो बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूर वाला सिस्टम था, इसको खत्म किया। ठीक है, नाउ हैब्सबर्ग रूल्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू दी हंगेरियन इन 1867। और जो हैब्सबर्ग रूलर थे बेटा, उनको हंगरी वाला रीजन ही उसमें ज्यादा काम करने के लिए बोला गया, मोर ऑटोनॉमी दी, मोर पावर दिया गया। तो ये था बेटा हमारा रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली और साथ में इसके एक और है बेटा जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे जर्मनी के बारे में, जर्मनी कैसे बना। नाउ जर्मनी में बेटा लिखा है यहाँ पे, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। क्या कोई देश एक आर्मी के द्वारा बनाया जा सकता है? तो ये हम पढ़ेंगे जर्मनी के। चलिए बेटा देखते हैं। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, 1848 के बाद में जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद की फीलिंग वाले लोग बाग हैं, वो लोग अब डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन इन दोनों से हट चुके हैं। कैसे सिग्निफिकेंट चेंज हमें यूरोप में देखने को मिलते हैं? 1815 में चेंज, 1830 में चेंज, अब 1848 के बाद में नया चेंज कि अब राष्ट्रवाद वाले लोग बाग डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से हट चुके हैं, मूव हो चुके हैं। अब जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट है, नाउ दे वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स। ठीक है, अब जो राष्ट्रवाद की फीलिंग है वो पहले जुड़ी थी डेमोक्रेसी के साथ में, रेवोल्यूशन के साथ में, क्रांति के साथ में। अब ये राष्ट्रवाद के लोग बाग जुड़ गए हैं कंजर्वेटिव्स के साथ में। समय बदलते देर नहीं लगती, कभी उस तरफ कभी इस तरफ। ठीक है, कंजर्वेटिव के साथ में जुड़ जाते हैं और ये प्रमोट करना चालू करते हैं स्टेट पावर। ठीक है, जो भी एक स्टेट है, कोई भी एक रीजन है, उसको पावरफुल होना चाहिए। साथ में ये लोग बोलते हैं कि हम पॉलिटिकल डोमिनेशन अचीव करें पूरे यूरोप में। तो हम पढ़ रहे हैं जर्मनी, मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन।
तो जर्मनी में भी यही देखने को मिलता है और इटली में भी देखने को मिलता है। क्या बेटा? पॉलिटिकल डोमिनेशन और दूसरा स्टेट पावर। और ये जो नेशनलिस्ट है किससे बेटा ये लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे? ये लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे नेशनलिज्म, क्या हो गए थे बेटा? इन्फ्लुएंस कंजर्वेटिव से। ठीक है, ये कंजर्वेटिव से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जर्मनी का केस। तो दिस जो फीलिंग है बेटा, मतलब नेशनलिज्म का किसके साथ आना? तो नेशनलिज्म का कंजर्वेटिव्स के साथ आना। ठीक है, नेशनलिज्म का कंजर्वेटिव्स के साथ में आना, ये जो फीलिंग है ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। ठीक है, जर्मनी और इटली इसी तरीके से बने। as you have seen नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। ठीक है, 1848 में भी हमने देखा कि जो मिडिल क्लास लोग बाग है उनमें ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है बहुत ज्यादा थी, उन्होंने क्रांति भी करी। ठीक है, who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। ठीक है बेटा, 1848 में जस्ट अभी हमने 5 मिनट पहले देखा कि 1848 में जो मिडिल क्लास लोग बागे जर्मनी के, उन्होंने एक रेवोल्यूशन कर दिया था, वहां पे पार्लियामेंट एस्टेब्लिश करी और राजा को जो विलियम फोर्थ था उसको ऑफर भी किया कि ये इस तरीके से हमारा जो जर्मनी स्टेट है वो चलेगा, मगर राजा ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। जस्ट अभी हमने 5 मिनट पहले देखे, उसी को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सो मिडिल क्लास लोगों ने बेटा यहाँ पे पार्लियामेंट बनाई, जो लिबरल इनिशिएटिव था नेशन बिल्डिंग का, मगर ये रिप्रेस्ड या सप्रेस कर दिया जाता है किसके द्वारा बेटा? एक तो कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्की, देखे थे बेटा अभी हमने, मोनार्की ने उस पर हमला किया, डिसबैंड किया। एक तो कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्की, मिलिट्री और दूसरा लार्ज लैंड ओनर्स। ये तीन लोग राजा के साथ में थे जर्मनी के। कौन कौन बेटा? विलियम फोर्थ जो अपने देखे थे ना, कौन कौन बेटा? एक तो कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्की, मिलिट्री और लैंड ओनर्स, लार्ज लैंड ओनर्स। इन्होंने मिलकर इसको, ये जो रिवोल्ट था जर्मनी को इंडिपेंडेंट कराने का, ठीक है, वो प्रॉपर हो नहीं पाया। जो लार्ज लैंड ओनर्स है बेटा उनको जंकर्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब बेटा जर्मनी को यूनिफाई करने की कमान जो है वो अब सीधे सीधे जर्मनी के सबसे बड़े रीजन प्रशिया पे आ जाती है। ठीक है, जो प्रशिया है बेटा ये सबसे बड़ा रीजन है, यहाँ पे किंग रूल करता है। अब किंग कमान संभालता है कि मैं जर्मनी को एक बार फिर से यूनिफाइड जर्मनी करूंगा। ठीक है, अब विल्हम फोर को आप बोलोगे कि सर आप मोनार्क तो रहोगे, साथ में पार्लियामेंट भी रहेगी, तो किंग कैसे तैयार होगा बेटा? समय बदला 1848 से, नया यहाँ पे किंग आ जाता है और वो कहता है कि मैं एक यूनिफाइड जर्मन करके दिखाऊंगा। चलिए देख लेते हैं हम इसको। तो जो जब अब फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, तो अब जो लीडरशिप है प्रशिया ले लेता है पूरे पूरे जर्मनी को यूनिफाइड करने की। और उसका जो बेटा चीफ मिनिस्टर था प्रशिया रीजन का, उसका नाम था ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है, वो ही मेन आर्किटेक्ट निकला। ठीक है, पूरे की पूरे जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए। सो इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क was the architect of this process, carried out it with the help of the Prussian army and bureaucracy। तो जो ओटो वन बिस्मार्क रहता है बेटा वो प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से ये यूनिफाई करने की कोशिश करता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे बेटा 3 वॉर्स फोर्ट होती है, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है बेटा, तो यहां पे बेटा हमें देखने को मिलता है कि जर्मनी की जो है वो 7 ईयर तक 3 जो स्टेट है आजू बाजू के, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से वॉर चलता है और फाइनली जो जर्मनी है वो यूनिफाइड हो जाता है। ठीक है बेटा, ये ओटो वन बिस्मार्क है जो कि मेन आर्किटेक्ट है इसके बेटा जर्मन यूनिफिकेशन के। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे जर्मनी का मैप। ये जर्मनी का मैप है बेटा। 7 ईयर तक 3 वॉर, 3 जो स्टेट है उससे वॉर देखने को मिलता है। ये ऑस्ट्रिया,
देन दिस इज डेनमार्क, ठीक है, एंड दिस इज आवर फ्रांस। तो जर्मनी का वॉर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस से 7 ईयर तक हमें देखने को मिलता है, एंड फाइनली जर्मन यूनिफाइड हो जाता है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, 3 वॉर ओवर 7 ईयर विथ ADF, A फॉर ऑस्ट्रिया, D फॉर डेनमार्क एंड F फॉर फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। In January 1871, Russian King William I was proclaimed German Emperor in a ceremony held at Versailles, ठीक है। अब जो विलियम वन है, वहां के जो प्रशियन किंग है, उनको वहां का, ठीक है, जर्मन एम्परर घोषित कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसको और आगे देखते हैं। On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly was assembly, ठीक है। सो बेटा असेंबली बुलाई गई ठंड में 18 जनवरी 1871 में, जिसमें कि प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, जो जर्मन स्टेट के राजकुमार थे, उनको बुलाया गया। उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, इनको बुलाया गया। और तीसरा बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स थे, उनको भी बुलाया गया, ठीक है। तो एक असेंबली बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कौन किस किस को बुलाया गया बेटा? सबसे पहले तो प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, मतलब राजकुमारों को बुलाया गया। सेकंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, और तीसरा प्रशियन मिनिस्टर्स को यहाँ पे बुलाया गया। और प्रशियन मिनिस्टर्स में जो चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क, उनको भी बुलाया गया। सारे के सारे लोग ये हॉल ऑफ मिरर्स, जो कि वर्साइल के पैलेस में एक असेंबली हॉल है, वहां पे सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और ये प्रोक्लेम करते हैं न्यू जर्मन एम्पायर, जो कि केजर विलियम वन के द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है। तो 18 जनवरी 1871 में को केजर विलियम वन, जो कि प्रशिया के थे, उनको न्यू जर्मन एम्पायर का एम्परर घोषित कर दिया जाता है। तो बेटा ये जो आप मैप देख रहे हो, ये जर्मनी का मैप है, और ये जो आपको रीजन देखने को मिलेगा ब्लू वाला, ये पूरा प्रशियन आर्मी, प्रशियन किंग के द्वारा होल्ड किया जाता था, ठीक है बेटा। ये पूरा पूरा प्रशियन किंग के अंडर आता था। फिर फाइनली जर्मन यूनिफाइड हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बेटा यहाँ पे ये पूरी इमेज दी गई है कि कैसे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है केजर चीफ कमांडर प्रशियन आर्मी, वॉन रून और बिस्मार्क, ये सब के सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये राजा को जो है प्रोक्लेमेशन हो रहा है, राजा को, ठीक है, एम्परर घोषित कर रहे हैं, ठीक है, पूरी जर्मनी का। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर। जब जर्मनी जो यूनिफाइड हुआ, उसमें प्रशियन पावर का हमें क्लियरली डोमिनेंस देखने को मिलता है। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। अभी जो नया स्टेट बना जर्मनी का, अब ये रिफॉर्म करना चालू करता है। किस किस चीज में रिफॉर्म करता है? तो सबसे पहले एक करेंसी को रिफॉर्म करते हैं। दूसरा बेटा ये बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म लाते हैं। तीसरा ये लीगल सिस्टम को और ज्यादा रिफॉर्म करते हैं, और जुडिशियल सिस्टम को भी ये बेहतर करते हैं। 4 जगह पे ये अपने सिस्टम को बेहतर करते हैं, ठीक है बेटा। कौन कौन से? सबसे पहले हम देखते हैं करेंसी में ये रिफॉर्म लाते हैं, देन बैंकिंग सिस्टम, देन लीगल सिस्टम एंड देन जुडिशियल सिस्टम। ये 4 जगह पे ये रिफॉर्म लाते हैं। नाउ प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। जिस प्रकार से प्रशिया ने करेंसी बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म किया, यही कि ये एक इंस्पिरेशन बना बाकी एरिया के लिए भी। तो ये था हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये बेटा आप देख सकते हैं इस डायग्राम में क्लियर बताया है कि प्रशिया का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा रहता था हर जगह पे, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे बेटा इटली का केस, इटली कैसे यूनिफाइड हुआ। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि जर्मनी अलग अलग हिस्सों में टूटा हुआ था, वैसे ही इटली भी अलग अलग हिस्सों में टूटा हुआ था, कोई एक पर्टिकुलर नेशन स्टेट इटली भी नहीं था। Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire। तो इटली में या तो कोई डायनेस्टी रूल करती थी या फिर हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था। यूरोप में दो एम्पायर बहुत ज्यादा फेमस हुए, एक तो हैब्सबर्ग एम्पायर और दूसरा बर्बन डायनेस्टी। आधे से ज्यादा यूरोप में तो इन दोनों का ही कब्जा था। ठीक है बेटा, तो इटली में या तो डायनेस्टिक स्टेट हुआ करते थे या हैब्सबर्ग एम्पायर के द्वारा रूल किया जाता था। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहां पे जो इटली है बेटा, इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, 7 अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था इटली, ऑफ विच ओनली वन सार्डिनिया पेडमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। इटली 7 स्टेट में बटा था और उसमें भी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट को वहां का राजा रूल करता था। अब आप बताओ बेटा वो राजा को कितना बुरा लगता होगा, उसके पास सिर्फ एक ही स्टेट है पूरा इटली उसका, मगर रूल वो सिर्फ एक ही पे कर रहा है। तो बेटा राजा को बहुत ज्यादा बुरा लगता होगा। यस, क्यों ना लगेगा। द नॉर्थ वॉज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, सेंटर वॉज रूल्ड बाय पोप एंड द सदर्न रीजन वॉज रूल्ड बाय और इन द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग। नॉर्थ में हैब्सबर्ग एम्पायर था बेटा, नॉर्थ में, सेंटर में पोप रूल करता था और साउथ में बर्बन किंग या बर्बन डायनेस्टी जो स्पेन की थी वो रूल करती थी। Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variation। इटली भाषा भी वहां नहीं बोली जाती थी, अलग अलग लोग बाग अलग अलग डायलेक्ट्स बोलते थे। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आप मैप में देखें, ये इटली का मैप है बेटा, जिसमें कि नॉर्थ वॉज रूल्ड बाय हैब्सबर्ग एम्पायर, सेंटर वॉज रूल्ड बाय पोप। ये देखो बेटा वेटिकन सिटी है, आज भी जो पोप का जो मेन सेंटर है वो वेटिकन सिटी का है। ठीक है, ये हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर यहाँ पे रूल करता था। और साउथ वॉज रूल्ड बाय बर्बन किंग ऑफ स्पेन। और जो सार्डिनिया पेडमोंट रीजन है उसको राजा रूल करता था। तो ये रीजन है पेडमोंट रीजन और ये वाला जो रीजन है सार्डिनिया रीजन है। इन दोनों को कौन रूल करता था बेटा, जो वहां का किंग था वो। आधे से ज्यादा इटली किसी और के पास, तो राजा को तो बेटा बहुत ज्यादा बुरा लगता हो। तो ये है बेटा, ये सार्डिनिया और ये पेडमोंट रीजन जो कि इटली के किंग के पास में था। अब बेटा इटली को यूनिफाई करने के लिए 1830s में गिउसेप्पे मजीनी आते हैं और अपना ये एक प्रोग्राम रखते हैं जो कि पूरे इटली को यूनिफाई कर देगा, यूनिटरी इटली रिपब्लिक एस्टेब्लिश करेगा। इसके लिए ही हैड आल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल। इसके लिए बेटा वो सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, किस नाम से, यंग इटली नाम से। ठीक है, The failure of revolution uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war। But जो गिउसेप्पे मजीनी रहते हैं वो फेल हो जाते हैं इटली को यूनिफाई करने में। इस कारण से अब जो पूरा की पूरा दारोमदार है वो सार्डिनिया पेडमोंट के किंग विक्टर इमैनुअल पे आ जाता है कि अब आप ही इटली कंट्री को, जो इटली जो स्टेट है उसको यूनिफाई करो। मगर अब राजा अकेले कैसे करेगा, तो पहले जो इटली में जो हमारे नायक थे, कैरेक्टर्स थे, वो थे गिउसेप्पे मजीनी और दूसरी जो अभी बात की गई है वो है विक्टर इमैनुअल सेकंड। ठीक है, in the eyes of the ruling elites of this region a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। तो लोगों का यह मानना था कि अगर इटली यूनिफाई होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा
और पॉलिटिकल लेवल पे डोमिनेंट भी होगा, पूरा यूनिफाइड इटली होगा। तो इटली को यूनिफाई करने के लिए सबसे पहले गिसेपी मजीनी आते हैं, बट वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद पूरा दारोमदार विक्टर इमैनुअल सेकंड पे आ जाता है कि उनको यूनिफाई करना है। तो ये 2 पर्सन हम देख चुके हैं इटली के यूनिफिकेशन में। अब आते हैं बेटा इटली को यूनिफाई करने के लिए तीसरे पर्सन, जो कि सार्डिनिया पेडमोंट जो रीजन है उसके ये चीफ मिनिस्टर है, और इनका नाम है कैवोर। पूरा नाम है इनका काउंट दी कैवोर। ये चीफ मिनिस्टर हैं सार्डिनिया पेडमोंट रीजन के। अब ये बेटा मूवमेंट को लेड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मगर हम कैवोर की बात करें तो कैवोर कोई रेवोल्यूशनरी पर्सन नहीं है, ना कोई ये डेमोक्रेट है, ठीक है। बाकी लोगों के जैसे बाकी वेल्दी लोग बाग हैं, ठीक है, इटली में, ठीक है, ये एजुकेटेड मेंबर्स में आते हैं, है ना। और ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज ज्यादा बेहतर बोलते हैं इंस्टेड ऑफ इटालियन। तो चीफ मिनिस्टर कैवोर ये तीसरे पर्सन है जो कि इटली के यूनिफिकेशन में रोल प्ले करेंगे। ये एक चीफ मिनिस्टर है और ये फ्रेंच लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी बोलते हैं, लाइक अदर वेल्दी मिडिल क्लास या एजुकेटेड क्लासेस। Through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian force in 1859। तो बेटा कैवोर क्या करते हैं कि फ्रांस के साथ में एक ट्रीटी करते हैं, और वो ट्रीटी से दोनों साथ में मिलके जो इटली का जो नॉर्थ रीजन है जहां पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर रहता है उसको हरा देते हैं। और 1859 में कैवोर की लीडरशिप के अंडर नॉर्थ इटली आजाद हो जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गिसेपी गैरिबाल्डी जॉइंड द फ्रे, ठीक है। सो नॉर्थ तीसरे कैरेक्टर जो हमें देखने को मिलते हैं इटली के यूनिफिकेशन में वो थे कैवोर, और चौथा जो हमें पर्सन देखने को मिलते हैं वो है गिसेपी गैरिबाल्डी। नॉर्थ को आजाद करा चुके हैं, ठीक है। अब आती है साउथ की बारी। तो साउथ में रोल प्ले करते हैं बेटा लार्ज नंबर, एक तो बेटा रेगुलर ट्रूप्स मतलब जो आर्मी थी वो साथ में आई यूनिफाई करने के लिए इटली को, और दूसरे जो आर्म्ड वॉलेंटियर्स थे वो भी साथ में आए इटली को यूनिफाई करने के लिए, ठीक है। सो साउथ की बात करें तो इन 1860 दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers। साउथ में गिसेपी गैरिबाल्डी जाते हैं और वहां पे जो जो किंगडम था बेटा टू सिसिलीज का, वहां के जो पीजेंट्स रहते हैं उनको अपनी बात रखते हैं, अपनी बात मनाते हैं, और साउथ के जो पीजेंट रहते हैं इटली के साउथ के पीजेंट वो गिसेपी गैरिबाल्डी की बात मानते हैं। और इस तरीके से साउथ इटली में जो स्पेनिश रूलर था, स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी थी, उसको छोड़ के जाना पड़ता है। इस तरीके से साउथ को भी जो किंग है वो जीत लेता है। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और 1861 में इनको पूरे यूनाइटेड इटली का किंग बना दिया जाता है, ठीक है। However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology। मगर जो इटली में बहुत सारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं थी और उनको ये पता ही नहीं था कि ये जो लिबरल नेशनलिस्ट विचारधारा है ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। The peasant masses who had supported Garibaldi in South Southern Italy had never heard of Italia। बेटा देखो साउथ इटली में पीजेंट्स ने गैरिबाल्डी को सपोर्ट तो किया, मगर उनको ये ही नहीं पता कि ये विचारधारा क्या है। वो तो छोड़ो, उनको ये ही नहीं पता कि उन्होंने जो इटालिया वर्ड है उसी को कभी नहीं सुना, और ये जो इटालिया वर्ड है उसको वो लाटालिया समझ बोलते थे, और इसका मतलब वो समझते थे कि ये जो इटली है ये लाटालिया है, ये जो विक्टर इमैनुअल जो राजा है उसकी वाइफ का नाम है। जो भी हो मगर इटली यूनिफाई हो जाता है, और जो कैवोर जो कि चीफ मिनिस्टर थे सार्डिनिया पेडमोंट के, वो फ्यूचर में जाके इटली के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली ये काउंट डी कैवोर ही होता है, और जो एक छोटे से रीजन का जो किंग था सार्डिनिया पेडमोंट का
वो पूरे यूनाइटेड इटली का राजा बन जाता है। तो 4 लोगों ने मेजर रोल प्ले किया इटली के यूनिफिकेशन में। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ये बेटा वो 4 पर्सन्स हैं। सबसे पहले गिसिपी मजीनी, जिसको कि द हार्ट भी बोला जाता है। दूसरे हैं काउंट डी कैवोर, जिसको हेड बोला जाता है, जिन्होंने दिमाग लगाया कि कैसे फ्रांस के साथ में टेक्टफुल अलायंस करके इन्होंने इटली को यूनिफाई किया। तीसरे हैं गैरीबाल्डी, जिसको द सॉर्ड कहा जाता है, तलवार की ताकत से साउथ इंडिया में गए, पीजेंट्स को मनाए और पूरे इटली को यूनिफाई करने में रोल प्ले किया। और चौथे हमारे किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये 4 लोगों ने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये बेटा यहाँ पे मैप दिखाया है कि कैसे इटली अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट में बटा था। लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मोडेना, टस्कनी, ये पपल स्टेट। उसके बाद ये किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज। इवन हमने हमारे मैप में भी देखा ये था जो किंग के द्वारा रूल किया जाता था। अब नेक्स्ट है बेटा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का केस स्ट्रेंज क्यों है? ये इटली और जो जर्मनी है उससे अलग कैसा है? तो चलिए देखते हैं। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन का जो नेशन स्टेट का केस है वो थोड़ा सा अलग है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट was not the result of a sudden upheaval और रेवोल्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में ऐसा कोई क्रांति नहीं होती है, कोई रेवोल्यूशन नहीं होता है। ब्रिटेन में कुछ अलग तरीके से पावर ट्रांसफर होती है। ठीक है, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। लंबी लड़ाई लड़ी ब्रिटेन ने इसके लिए। तो हम देखते बेटा ब्रिटेन पहले कैसा था। तो देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू दी 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले तक ब्रिटिश नाम का कोई नेशन नहीं हुआ करता था। जो ब्रिटेन था वो डिफरेंट एथनिक जो एथनिक आइडेंटिटी थी उससे गवर्न या रूल किया जाता था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइलैंड्स वर एथनिक। लोगों की आइडेंटिटी एथनिक आइडेंटिटी थी। ठीक है बेटा, जैसे कि इंग्लिश लोग बाग वहां पे रहते थे, वेल्स के लोग बाग रहते थे, स्कॉट और आयरिश लोग बाग रहते थे। ठीक है, ऑल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। हर एक ग्रुप का अपना कल्चर है और हर एक ग्रुप का अपना एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन है। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रो इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर दी अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। मगर जो इंग्लिश नेशन है वो वेल्थ में भी आगे निकल गया, उसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ता गया, पावर भी बढ़ता गया, और फिर उसने आजू बाजू के जितने भी नेशंस थे, आइलैंड्स थे, उस पर कब्जा करना चालू कर दिया। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 at the end of a protracted conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged। तो इंग्लिश पार्लियामेंट मतलब कि 1688 में ब्रिटेन में पार्लियामेंट बन जाती है। बट 1688 में पार्लियामेंट क्यों बनी, क्या हुआ था 1688 में, तो उसको हम जानते हैं। चलो बेटा, अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में 1688 के समय एक किंग था जिसका नाम था जेम्स सेकंड। और ये जो किंग है ये कैथोलिक सेक्ट को मानता था। ठीक है, क्रिश्चियनिटी को 2 सेक्ट में डिवाइड हुआ है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो किंग कैथोलिक सेक्ट को मानता था। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है बेटा, ठीक है, ब्रिटेन की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कौन से रिलीजन की है? तो ब्रिटेन, ये बेटा ये ब्रिटेन है और ब्रिटेन की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है बेटा वो है प्रोटेस्टेंट रिलीजन की। कौन सी बेटा? ये लोग हैं प्रोटेस्टेंट रिलीजन के। और राजा है कैथोलिक सेक्ट का, या कैथोलिक सेक्ट को मानने वाला।
ब्रिटेन की पॉपुलेशन है प्रोटेस्टेंट और राजा है कैथोलिक, तो इनके बीच आए दिनों संघर्ष होता था, टसल होती थी, और ये लोग बाग इसको जेम्स सेकंड को हटाना चाहते थे। मगर जेम्स सेकंड के साथ में एक बात ये थी कि जेम्स सेकंड की एक लड़की थी जो कि प्रोटेस्टेंट विचारधारा को मानती थी। तो सारे के सारे इंग्लैंड के लोग बाग इस बात से सेटिस्फाइड थे कि जेम्स सेकंड के बाद में उसकी डॉटर ही रूल करेगी पूरे ब्रिटेन को, और वो प्रोटेस्टेंट को मानती है तो हमारा टेक केयर करेगी। मगर फ्यूचर में जाके जेम्स सेकंड को एक लड़का हो जाता है, ठीक है, और जो लड़का रहता है वो ऑब्वियसली अपने जो फादर का जो सेक्ट है उसी को आगे चलाएगा, और लड़का कैथोलिक आइडेंटिटी को ही आगे चलाने वाला था। इससे जो ब्रिटेन के लोग बाग है वो नाराज हो जाते हैं, और ये सारे के सारे लोग बाग जो हॉलैंड है ना, हॉलैंड का एक किंग था जिसको बोलते हैं विलियम ऑफ ऑरेंज, ठीक है। सो ये विलियम ऑफ ऑरेंज जो कि हॉलैंड का किंग था उसको बुलाते हैं, और उसको बुलाने के बाद सीधे जब वो किंग आता है विलियम ऑफ ऑरेंज हॉलैंड से, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा, ठीक है, ये हॉलैंड से किंग आ रहा है, तो ये जो हॉलैंड से किंग आता है तो ये जेम्स सेकंड जो है बेटा ये भाग जाता है ब्रिटेन छोड़ के, ठीक है। तो विलियम ऑफ ऑरेंज अगेन प्रोटेस्टेंट को मानता है। बाद में जो हॉलैंड का किंग था विलियम ऑफ ऑरेंज, उसकी जो इसकी डॉटर से शादी हो जाती है, मतलब ब्रिटेन में हर जगह पे प्रोटेस्टेंट 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 ही स्टेब्लिश हो जाता है। जेम्स सेकंड फरार हो जाता है। इस वॉर में कोई भी मतलब कोई भी ब्लड नहीं निकला, ठीक है, इसलिए इस वॉर को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इस वॉर को ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट की ग्लोरी को यहां पे एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो ये कहानी थी 1688 की। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो 1688 में तो जेम्स सेकंड है उसको देश छोड़ के जाना पड़ता है, और साथ में 1688 में जो ब्रिटेन है वहां पे पार्लियामेंट भी स्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है। अब जो ब्रिटेन है आगे चल के अलग अलग रीजन को अपने में शामिल करेगा। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में होता है बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। 1707 में ये स्कॉटलैंड के साथ में एक्ट ऑफ यूनियन होता है, और इस तरीके से जो ब्रिटेन है वो हो जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मैप में देख लेते हैं हम इसको। तो ये है इंग्लैंड, ये है स्कॉटलैंड, जब ये दोनों मिल गए तो ये हो गए ग्रेट ब्रिटेन। इवन आप फ्लैग से भी देख सकते हैं इसको। अब बेटा जब स्कॉटलैंड इनके अंदर आ चुका है तो स्कॉटलैंड की जितनी भी आइडेंटिटी रहेगी ये इंग्लैंड वाले उसको सप्रेस या दबाना चालू करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे ये लोग करते हैं। नाउ इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। तो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उसमें भी इंग्लिश मेंबर ही देखने को ज्यादा मिलेंगे, स्कॉटिश मेंबर्स कम देखने को मिल रहे हैं। The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. जैसे जैसे ब्रिटिश आइडेंटिटी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे स्कॉटलैंड की जो खुद की कल्चरल आइडेंटिटी है या खुद के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है स्कॉटलैंड के वो सब सप्रेस्ड होते जाएंगे, ठीक है बेटा। द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence। और क्योंकि ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट को ज्यादा मानता है तो स्कॉटलैंड में जो कैथोलिक जब जब ये रेवोल्यूशन इंडिपेंडेंस के लिए करने चाहते हैं तब तब इनको रिप्रेस किया जाता है, ठीक है।
द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गेलिक लैंग्वेज ऑल्सो। और जो स्कॉटलैंड के लोग बाग हैं उनको उनकी जो लैंग्वेज है गेलिक लैंग्वेज, अब वो भी नहीं बोल सकते, उनकी नेटिव लैंग्वेज भी बोलने नहीं दिया जाता। इवन उनकी जो नेशनल ड्रेस है वो भी उसको वो पहनने नहीं दिया जाता है, ठीक है, उसको सप्रेस किया जाता है। एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और उनको घर से भी निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आयरलैंड पे। अब आयरलैंड का क्या केस है उसको देख लेते हैं। तो आयरलैंड भी इसी प्रकार से कुछ चीजों से गुजरता है, जैसे कि इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड की बात करें तो ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटे हुए हैं। अब ब्रिटेन बेटा ऑब्वियसली क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट है तो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को ही सपोर्ट करेंगे। तो द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। तो इंग्लिश हेल्प करती है आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को कि आप यहाँ पे डोमिनेंस करें, और मेजर डोमिनेंस किसका है बेटा आयरलैंड में? कैथोलिक्स का। बट क्योंकि इंग्लिश सपोर्ट करते हैं प्रोटेस्टेंट को, और इस तरीके से आयरलैंड में भी रिवोल्ट या विद्रोह होना चालू हो जाता है। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, ठीक है, और जब कैथोलिक रिवोल्ट करते हैं तो उसको ब्रिटेन सप्रेस्ड कर देती है। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट बाय वोल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, तो जो बेटा आयरलैंड है उसमें बहुत से लोग बाग रिवोल्ट करते हैं, बहुत सारे लीडर्स रिवोल्ट करते हैं। उसमें सबसे फेमस नाम आता है वोल्फटोन का। और जो वोल्फटोन जब रिवोल्ट करते हैं, बट उनका जो रिवोल्ट रहता है ऑब्वियसली वो फेल हो जाता है, ठीक है। और इनके फेल्ड रिवोल्ट के बाद में 1798 में रिवोल्ट करते हैं। आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1804 और फाइनली आयरलैंड को भी इंग्लैंड में शामिल कर लिया जाता है 1801 में। अ न्यू ब्रिटिश नेशन बन जाता है बेटा, ठीक है, जो कि अपनी अलग अलग आइडेंटिटी के लिए जाना जाएगा। इंग्लिश कल्चर को प्रैक्टिस किया जाने लगा। जो नए नए सिंबल्स हैं उसको देखा जाने लगा, जैसे कि ब्रिटिश फ्लैग जो कि यूनियन जैक हम बोलते हैं, नेशनल एंथम ब्रिटेन के लिए गाया जाने लगा, और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोपोगेट या प्रमोट करने लगे। तो ये कुछ आइडेंटिटी ब्रिटेन ने क्रिएट करी। कौन कौन सी बेटा? सबसे पहले तो प्रोपोगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश कल्चर का डोमिनेंस हो। दूसरा, ब्रिटिश फ्लैग को सपोर्ट किया, नेशनल एंथम को बनाया, और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। जो ब्रिटिश फ्लैग है उसको यूनियन जैक भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा ब्रिटिश फ्लैग, जिसमें कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलके ग्रेट ब्रिटेन बने। उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड बनके ये जो इंग्लैंड का जो आपको जो फाइनल फ्लैग देखने को मिलता है यहाँ पे ये बना हुआ है। अब जो बेटा इसमें जो ओल्डर नेशंस थे, ठीक है, वह एक्टिवली प्रमोटेड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली अ सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। और जो ओल्डर नेशन थे, जैसे कि हम आयरलैंड की बात करें, ठीक है, उसके बाद स्कॉटलैंड की बात करें, तो वो सिंपल सबऑर्डिनेट के रूप में ही काम करे, सबऑर्डिनेट पार्टनर ही थे। अब इस पूरे की पूरे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में हमने स्कॉटलैंड को देखा, आयरलैंड को देखा, इंग्लैंड क्या था उसको भी देखा, बट वेल्स के बारे में नहीं बताया गया कि वेल्स का क्या हुआ। तो बेटा जो वेल्स का जो रीजन है, तो वेल्स रीजन 13th सेंचुरी या 1284 से ही वो जो मेन इंग्लैंड है उसके साथ में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। इसलिए वेल्स के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि वेल्स 1284 में ही जो मेन ब्रिटेन है उसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। अब हम देखेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। एक देश को, एक नेशन को किस तरीके से विजुअलाइज किया जाता है, चलिए इसको देखते हैं। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, ठीक है, किसी रूलर को हम उसकी मूर्ति से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या उसका पोर्ट्रेट बना सकते हैं। हाउ डस वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू ए नेशन, बट देश का फेस कैसे बनाए, देश की स्टैचू कैसे बनाए, देश का पोर्ट्रेट कैसे बनाए। Artists in the 18th and 19th century found a way out by personifying a nation। तो जो 19th 18th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इसका भी तरीका ढूंढ लिया, ठीक है।
इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। और उन्होंने कैसा देखा बेटा देश को उन्होंने एक पर्सन के रूप में ही देखा, ठीक है, क्योंकि उसी तरीके से देश की या तो स्टैचू बनेगी या पोर्ट्रेट बनेगी। इवन पर्सन में भी इन्होंने नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर, पर्सन में भी इन्होंने इसको फीमेल फिगर माना। और जो फीमेल फिगर है, ठीक है बेटा, द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ, ठीक है। अभी जो इन्होंने विमेन को चूज किया है, रियल लाइफ में एज सच कोई वुमेन ऐसी नहीं थी, बट क्योंकि नेशन को एक सिंबलाइज करना था, इसीलिए इन्होंने इसको ये फीमेल फिगर लिया, ठीक है। रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंक्रीट फॉर्म, एक नेशन का एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देने के लिए इन्होंने पर्सन को चूज किया। और पर्सन में भी इन्होंने किसको चूज किया बेटा, एक फीमेल फिगर को। द फीमेल फिगर बिकेम द एल्गोरी ऑफ ए नेशन, और फीमेल फिगर आगे चल के देश की एक एल्गोरी बनी या पहचान चिन्ह बनी। अब ये एल्गोरी क्या होता है बेटा, तो व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और ए थिंग, जब कोई आइडिया को हम किसी पर्सन या किसी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एल्गोरी। चलिए अब हम देख लेते हैं अलग अलग कंट्री की कौन कौन सी एल्गोरी थी। तो सबसे पहले हम फ्रांस से चालू करते हैं। So you will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic. तो फ्रांस में जो वहां के जो रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने फीमेल एल्गोरी बनाई, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। अब ये एल्गोरी क्या है, अभी हमने देखा, या तो एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो कि पर्सन या थिंग को बताता है, ठीक है। These ideals were represented through specific objects और symbols, और ये आइडियाज या तो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू बताए गए या सिंबल्स के थ्रू। इवन हमने फ्रांस में देखा था कि ब्रोकन चेन है और बहुत सारे हमने फिगर्स देखे थे जिससे कि इन्होंने बताया था कि क्या विजन है, ठीक है। सो एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर दी, ठीक है। तो किस कौन कौन सिंबल देखने को मिलते हैं बेटा, तो एक तो रेड कैप, दूसरा ब्रोकन चेन, उसके बाद में जस्टिस के लिए एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन देखने को मिलती है जो कि अपने हाथ में वेगिंग स्केल, ये तराजू लेके खड़ी है। तो ये सिंबल्स हैं, ठीक है, ये एल्गोरिज बनाई गई हैं, सिंबल्स बनाए गए हैं फ्रांस में क्रांति के समय। चलिए अब हम देखते हैं अब जो फिगर बनाया गया है फ्रांस के लिए वो कौन सा फिगर है, ठीक है, कौन से पर्सन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to present the nation. इसी प्रकार की कुछ एल्गोरी बनाई गई एक देश के लिए भी, ठीक है। इन फ्रांस सी वाज क्रिश्चियन मरियान, ठीक है, फ्रांस में जो एल्गोरी थी उसको बोला गया क्रिश्चियन मरियान। ये एक बहुत ही होली नेम है जिससे कि फ्रांस को रिप्रेजेंट किया गया। अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, ठीक है, लोगों की कंट्री का ये आइडिया जो फ्रांस था उसमें क्रिश्चियन मरियन के थ्रू दिखाया गया। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोस ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, और ये भी किसको बताती है बेटा, इसके जो सारी चीजें मरियन की, उसमें सारी की सारी चीजें या तो लिबर्टी को या रिपब्लिक को बता रही है। जैसे कि रेड कैप, यहां पे भी रेड कैप लिया गया और यहां पर भी रेड कैप था, ठीक है। ट्राई कलर देखने को मिलेगा, ये फीमेल जो एल्गोरी है फ्रांस की क्रिश्चियन मरियन में। कोकेट देखने को मिलेगा, कोकेट मतलब जो सर पे जो मुकुट में जो सिंबल्स कुछ लगाते हैं उसको कोकेट कहा जाता है, ठीक है। नाउ द स्टैचूज ऑफ मरियन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट, ठीक है। अब जो क्रिश्चियन मरियन के जो इमेज है उसको पब्लिक स्क्वायर या चौराहे पे लगाने लगे ताकि लोग बाग इस नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी है उसको परसुएड करें, उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है, और उसको समझें। नाउ द मरियन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, अभी जो मरियन इमेजेस को सिक्कों पे भी लगाने लगे और स्टैम्प्स पे भी यूज करने लगे। चलिए अब मरियन के बाद हम आ जाते हैं जर्मनी की एल्गोरी पे, ठीक है। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम द एल्गोरी ऑफ द जर्मन नेशन, तो जर्मन नेशन की जो एल्गोरी बनी
वो जर्मेनिया बनी। ठीक है, इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हेरोइज्म। और ये जो जर्मेनिया जो है बेटा एल्गोरी, ये जो क्राउन पहनती है वो ओक लीव्स का क्राउन पहनती है। ठीक है, और ये जो ओक लीव्स का क्राउन है ये हीरोइज्म को बताता है। ठीक है, बहादुरी को बताता है। यहाँ पे आप ये जर्मेनिया आप देख सकते हैं एल्गोरी जो कि जर्मन नेशन की है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेड पे इन्होंने एक ओक लीव्स का क्राउन पहना है। इसके बाद बेटा आपको यहाँ पे बताया गया है, बहुत सारे सिंबल्स बताए गए हैं, अलग अलग मतलब है सिंबल्स के। जैसे कि ब्रोकन चेन का मतलब होता है कि फ्री हो चुके हैं, बीइंग फ्रीड। ठीक है, उसके बाद ब्रीस प्लेट विद ईगल का मतलब होता है कि जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ को बता रहा है। ठीक है, अब जो ओक लीव का क्राउन है वो हीरोइज्म को बता रहा है, जस्ट अभी हमने जर्मेनिया में देखे। इसके अलावा स्वॉर्ड बताता है ये कि हम हमेशा लड़ाई के लिए तैयार हैं। ऑलिव ब्रांच अराउंड दी स्वॉर्ड, एक तलवार है और उसके बाजू आजू बाजू से ऑलिव ब्रांच भी साथ में पकड़े हुए हैं, वो बताता है विलिंगनेस टू मेक पीस, हमेशा पीस के लिए तत्पर है। ठीक है, आप इस जर्मेनिया की जो जर्मेनिया अलगोरी है उसमें आप देख सकते हो कि हाथ में तलवार के साथ में ऑलिव ब्रांच भी देखने को मिलेगी, जो कि बताता है विलिंगनेस टू एक्सेप्ट पीस ऑलवेज। willingness to make peace. Now अंधा सिंबल ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर क्या बताता है बेटा कि ये जो जर्मन स्टेट है उसके फ्लैग का कलर है, और उसके बाद में राइजिंग सन बताता है कि अब न्यू एरा की शुरुआत हो चुकी। तो बेटा ये फॉलन जर्मेनिया, ये इमेज बताई गई है, अगेन एल्गोरी जो कि गिर चुकी है उसको बताया गया है यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक और इमेज देखने को मिलेगी, ये जर्मेनिया गार्डिंग द राइनलैंड जो है उसको ये सुरक्षित कर रही है, गार्ड कर रही है। ठीक है, ये फीमेल एल्गोरी है। इस तरीके से पूरा देश बेटा इन सब चीजों से एक यूनाइटेड फील करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा हमारा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेशनलिज्म आपको पता ही है बेटा, एक फीलिंग है अपने देश के प्रति, एक प्राउड फीलिंग है, उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। बट ये इंपीरियलिज्म क्या है बेटा? इंपीरियलिज्म ये बेटा कि जब एक स्टेट या एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करती है, उसके एरिया को कब्जा करने के लिए या उसके एरिया को अपने में शामिल करने के लिए, उसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं साम्राज्यवाद, मतलब अपना साम्राज्य बढ़ाना। जनरली इंपीरियलिज्म एक राजा प्रैक्टिस करता है जब वो किसी दूसरे एरिया पे कब्जा करता है या दूसरे एरिया पे अटैक करता है। ठीक है, मतलब जो फ्रांस या यूरोप का पूरा देश है ये डेमोक्रेसी की बात करता था, लिबरल आइडियोलॉजी की बात करता था, अब उन सब से हटके ये लोग अब इंपीरियलिज्म की बात करेंगे, आखिरकार एरिया को कब्जा ही कर लेते। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment. अब जो नेशनलिज्म थे, जो राष्ट्रवाद की फीलिंग वाले लोग बाग थे, अब ये लोग इनकी जो आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट था, अब इससे ये दूर हो गए। ना ही नेशनलिस्ट आइडियल रहे, ना ही लिबरल रहे, और ना ही डेमोक्रेट्स रहे, तीनों को इन्होंने त्याग दिया। अब ये कुछ नया करना चाहेंगे। ठीक है, दे बिकम अ नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स। अब इनकी विचारधारा संकुचित हो गई है। नैरो क्रीड थोड़ा सा मतलब बहुत ही संकुचित विचारधारा हो गई, ये लिबरल आइडियलिस्टिक डेमोक्रेटिक बातें करना बंद कर दिए। ठीक है, अब ये साम्राज्यवाद की बात करेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। और इस समय जो नेशनलिस्ट लोग बाग थे, जो कि देश के लिए प्राउड फील करते थे, अब वो इनटॉलरेंट हो गए हैं, अब उनसे सहन नहीं होती है, वो अब नफरत की नजर से सबको देखने लगे हैं। ठीक है, इनटॉलरेंट होते हैं एक दूसरे के खिलाफ, एंड एवर रेडी टू गो वॉर, और लड़ाई तक के लिए तैयार हो गए। ठीक है, द मेजर यूरोपियन पावर्स in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples into
इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्ट एम्स। अब बेटा जो यूरोपियन पावर्स हैं उस समय की जितने भी अलग अलग कंट्रीज थी वो सारी की सारी यूरोपियन पावर्स हैं, और उन्होंने क्या किया बेटा कि जो उनके सब्जेक्ट हैं, जो उनके लोग बाग हैं, उनको मैनिपुलेट किया। ठीक है, उनको मैनिपुलेट किया कि हमें आगे एक इंपीरियलिस्ट एम है हमारा और हमें साम्राज्य को विस्तार करना है। ठीक है, सो देश पूरे पूरी यूरोप की कहानी चालू होती है लिबरल आइडियोलॉजी से। ठीक है, एक पार्लियामेंट स्टेब्लिश करने से, और जब चैप्टर खत्म होने वाला है आखिरी में ये लोग आके नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म में बदल जाती है, साम्राज्यवाद, साम्राज्य विस्तार करने की बात करने लगते हैं। चलिए देखते हैं हम इसको आगे। तो इसमें बेटा सबसे सीरियस टेंशन जो निकल के आती है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। तो सबसे सीरियस प्रॉब्लम जो निकल के आती है, मतलब ये जो लड़ने के लिए हमेशा पूरे यूरोप में खड़े हैं, वो रीजन था जिसको कहा जाता है बाल्कन रीजन। अब ये बाल्कन रीजन कहां पे है? तो बेटा जो यूरोप का जो साउथ ईस्टर्न यूरोप है उसको बाल्कन रीजन कहा जाता है। द बाल्कन वॉज ए रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। ये जोग्राफिकली साउथ ईस्टर्न यूरोप में आता है, इसकी एक पर्टिकुलर एथनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, यहाँ के लोगों को स्लैब्स कहा जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो द बाल्कन वॉज ए रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे। ठीक है, आज का अगर हम देखें तो आज का जो रोमानिया है, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, ये जो आज की ये जो कंट्रीज हैं इन्हीं को बाल्कन्स कहा गया है। ठीक है, ये बाल्कन रीजन कहा गया है। तो ये बाल्कन रीजन है जिसमें कि रोमानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है, के बाद में बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ठीक है, ये सारे के सारे रीजन आता है जो कि अभी हमने एनसीईआरटी में देखा और हमने उसको अब मैप में भी देख लिया। इस पूरे रीजन को कहा जाता है बाल्कन रीजन। ठीक है, एक तरफ यहाँ पे एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगी, यहाँ पे एजियन सी है और यहाँ पे मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे टर्की लगा हुआ है। ठीक है बेटा, ये जो सारे बाल्कन्स लोग हैं दे वर ब्रॉडली नोन एज दी स्लैब्स। इनको स्लाब्स कहा जाता है क्योंकि ये स्लाविक लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ के सारे लोग बाग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं बेटा? स्लैविक लैंग्वेज बोलते हैं, इसलिए इनको स्लैब्स कहा जाता है। तो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी भी हो गई और एथनिक वेरिएशन भी हो गया बाय द लैंग्वेज स्लैब्स। ठीक है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। और जो बाल्कन का जो मेजर पार्ट है बेटा वो किसके अंडर आता था? वो ओटोमन एम्पायर ने इसको कंट्रोल करके रखा था। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। दो चीज होती है बेटा बाल्कन रीजन में। पहला तो कि जो रोमांटिक नेशनलिज्म के जो आइडिया हैं वो स्प्रेड हुए, पहली चीज। ठीक है, मतलब हर पूरे पूरे यूरोप में क्रांति हो रही है तो सेम वो क्रांति की बिगुल यहां पर भी बच गई। ठीक है, पूरे 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 हर जगह पे रोमांटिक आइडिया की बात हो रही है पूरे यूरोप में, तो यहां पर भी वो बात होने लगी। और दूसरा जो इवेंट होता है वो ये होता है कि जो ओटोमन एम्पायर है वो टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है इस समय। ठीक है, तो इनको मौका मिल जाता है आजाद होने। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms. पर जो ओटोमन एम्पायर है वो अपने आप को रिफॉर्म भी कर रहा था, मॉडर्नाइज भी कर रहा था, मगर बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पे पूरे यूरोप का इन्फ्लुएंस, यूरोप की क्रांति का इन्फ्लुएंस जो बाल्कन रीजन में देखने को मिलने लगता है। ठीक है, ओटोमन एम्पायर अपने आप को रिफॉर्म कर रहा था बट उसको सक्सेस नहीं मिल रही थी। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। एक एक करके बाल्कन के रीजन ओटोमन एम्पायर से अलग होने लगे और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे। The Balkan peoples based their claims for independence on political rights, on nationality, and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjected by foreign powers.
अब जो बाल्कन के जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को बोलने लगे कि हम पहले से इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। वो अपनी हिस्ट्री का हवाला देने लगे कि हम पहले से इंडिपेंडेंट थे, बट बाद में आके सब्सिक्वेंटली हमें अंडर ओटोमन एम्पायर के अंडर किया गया, ठीक है। Hence the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence। तो जितने भी बाल्कन रीजन थे वो इसलिए आंदोलन करने लगे क्योंकि उनकी जो पुरानी खोई हुई आजादी है वो वापस मिल जाए। बट बेटा ये जो बाल्कन रीजन है इसमें जितने भी जो आपको देखने को मिलते हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, अभी जो स्टेट्स देखने को मिलते हैं, इन सब में भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, चलिए समझ। As the different Slavic nationalities struggle to define their identity and independence, the Balkan area become an area of intense conflict। हर एक जो स्टेट है उस समय का, ठीक है, बाल्कन एरिया में वो आजादी चाहता है और इस कारण से पूरे बाल्कन एरिया में जबरदस्त लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते। बाल्कन स्टेट वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। हर एक कंट्री बाल्कन की आजाद होना चाहती है और इस आजादी में हर एक कंट्री एक दूसरे का एरिया कब्जा भी करना चाहती है, ठीक है। तो एक दूसरे से ये लोग बेटा जल भी रहे हैं, जेलसी भी होती है, और दूसरा ये एक दूसरे के एरिया को भी अपने में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई सीधी बात है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। अभी तो ओटोमन एम्पायर कमजोर हुआ तो इनको आजादी चाहिए और आजादी के लिए आपस में भी लड़ रहे हैं, मगर ये और ज्यादा कंडीशन तब बिगड़ती है जब पूरे बाल्कन रीजन में जो बिग पावर थे, ठीक है, जो यूरोपियन जो बिग पावर थी उनकी नजर आ जाती है, ठीक है ना। अब जो बिग पावर है वो यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज as well as naval and military might। ये वो समय है जब जो मेजर यूरोपियन पावर है, जैसे हम बात करें इंग्लैंड की, फ्रांस की, जर्मनी की, तो ये लोग आपस में ट्रेड और कॉलोनीज के लिए भी लड़ रहे हैं, ये लोग नेवल सुपरमेसी के लिए भी लड़ रहे हैं और मिलिट्री सुपरमेसी के लिए भी लड़ रहे हैं। ये जो बिग पावर्स हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये पूरे यूरोप में तो लड़ ही रहे हैं, अब इनकी लड़ाई चलते चलते बाल्कन रीजन में भी आ जाती है। These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded, ठीक है। Each power, चाहे बात करें हम रसिया की, जर्मनी की, इंग्लैंड की या ऑस्ट्रो हंगरी की, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans। अब इनको भी बाल्कन में इंटरेस्ट आ गया है और ये भी बाल्कन रीजन में डोमिनेंस चाहते हैं एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, ठीक है, और अपना कंट्रोल चाहते हैं इस एरिया में। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली, ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और आखिरी में हमें इस बाल्कन रीजन में जो प्रॉब्लम हुई, ठीक है, सबसे पहले तो बाल्कन रीजन क्या था बेटा, एक साउथ ईस्टर्न रीजन यूरोप का, जहां पे कि बहुत सारी अलग छोटी छोटी स्टेट्स रहते थे, और जब ओटोमन एम्पायर कमजोर हुआ तो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगे। ये लोग इंडिपेंडेंस की डिमांड करते, आपस में दूसरे जलिस भी होते, तो इन पे नजर थी बिग पावर की, तो यहाँ पे बिग पावर भी कूद जाती है, और जब बिग पावर कूदती है तो ये इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया हो जाता है, और फाइनली ये आगे चल के ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म देता है, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फाइनली ये यहाँ पे जन्म देता है। रीजन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बाल्कन भी बनता है। यहां पे बेटा एक इमेज बताई गई है ब्रिटिश एम्पायर की, जिसमें बताया गया है एट द टॉप एंजल्स आर सोन कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम। टॉप पे देखें तो एंजल्स बेटा जो बैनर है फ्रीडम का वो कैरी कर रही है, यहां पे देख सकते हो एंजल्स फ्रीडम का बैनर कैरी कर रही है, ठीक है। दीज आर द एंजल्स कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम।
इन द फोरग्राउंड ब्रिटानिया, द सिंबल ऑफ ब्रिटिश नेशन इज ट्रायम्फेंटली सिटिंग ओवर द ग्लोब। अगर हम फोरग्राउंड की बात करें, सामने की बात करें, तो इस सामने अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे जो ब्रिटिश नेशन का, ठीक है, वो पूरे की पूरे जो ब्रिटानिया है, वो ब्रिटानिया क्या है बेटा, जर्मन की जर्मेनिया, वैसे ही ब्रिटेन की एल्गोरी ब्रिटानिया जो है, ठीक है, वो ग्लोब पर बैठी है, ठीक है, वो पूरे पूरे जो ग्लोब है, जो जो हमारा अर्थ है, उस पर बैठी हुई है, ठीक है। द कॉलोनीज आर रिप्रेजेंटेड थ्रू इमेजेस ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, फॉरेस्ट एंड प्रिमिटिव पीपल। और जहां जहां ब्रिटेन ने कब्जा किया उनको रिप्रेजेंट किया गया किसके द्वारा बेटा, या तो टाइगर्स के द्वारा, या एलिफेंट्स के द्वारा, या जो फॉरेस्ट हैं उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, या जो प्रिमिटिव पीपल्स हैं उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। तो यहां पे बताया जाता है बेटा कि द डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज सोन एज द बेसिस ऑफ ब्रिटेन्स नेशनल प्राइड, ठीक है। तो ये ब्रिटेन ने एक इमेज तैयार की है जिसमें कि ब्रिटेन अपने आप को सबसे ज्यादा सुपर बता रहा है, सुप्रीम बता रहा है। तो ये था बाल्कन रीजन। अब आखिरी जो पैराग्राफ है उसको समझ लेते हैं हम कि आखिरी पैराग्राफ क्या बोलता है। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म, एक तो राष्ट्रवाद, उसके ऊपर से साम्राज्यवाद, लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। देश के प्रति फीलिंग तो है, मगर अब देश के प्रति फीलिंग साम्राज्यवाद में बदल गई। तो इस टाइप के नेशनलिज्म को कहा जाता है एक्सट्रीम नेशनलिज्म। मतलब आपको अपने देश से प्यार है तो ये तो हो गया नेशनलिज्म, मगर अगर आप दूसरे देश से नफरत करोगे तो वो होता है एक्सट्रीम नेशनलिज्म। तो अब ये बेटा 1914 के समय में देश अपने से प्यार करता है वो तो ठीक है, मगर दूसरे से उतनी ही नफरत करने पड़ेगा, वो वाली फीलिंग आ गई, ठीक है। बट मीनवाइल मैनी कंट्रीज इन दी वर्ल्ड विच हैड बीन कोलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन, ठीक है। बट जितनी सारी कॉलोनीज जो कि ब्रिटेन या यूरोपियन पावर के द्वारा कोलोनाइज्ड की गई थी, उन सब ने ये जो इंपीरियल डोमिनेशन है, मतलब साम्राज्यवाद वाली जो बात है, उसको अपोज किया, विरोध किया, ठीक है। सीधी बात है, विरोध क्यों नहीं करेंगे? आप हमारे ऊपर कॉलोनी, आप हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, कॉलोनी बना के हमें परेशान कर रहे हैं, और पूरे दुनिया में खासतौर पे इंपीरियलिज्म भी फैला रहे हैं, साम्राज्यवादी फैला रहे हैं, ये तो गलत है बेटा। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट, ठीक है। हर जगह पे एंटी इंपीरियल मूवमेंट चालू हो गए यूरोपियन पावर के खिलाफ, और ये सारे के सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट थे। इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, ठीक है। और सारे की सारी जो कॉलोनीज थी, जितनी भी कॉलोनी से बेटा, इनको क्या चाहिए था बेटा, एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट चाहिए था। एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, ठीक है, फोर्स इन कन्फ्रंटेशन विद इंपीरियलिज्म। तो साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म एक कारण बन गया हर एक कॉलोनी के लिए आजादी की मांग करने का, ठीक है। क्योंकि आप कैसे किसी दूसरे रीजन पे हमला कर सकते हो, उसको अपने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नोवेयर रेप्लिकेटेड। अब जो यूरोप का जो बेटा राष्ट्रवाद का जो आइडिया था, जो पूरा हमने चैप्टर पढ़ा, इस प्रकार का जो नेशनलिज्म का आइडिया था, वो कहीं पर भी रेप्लिकेट या देखने को नहीं मिलता है। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। और हर जगह के अपार्ट फ्रॉम यूरोप, चाहे हम बात करें अफ्रीका की, अमेरिका की, एशिया की, हर एक जगह पे लोगों ने अपना देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म डेवलप किया। क्योंकि यूरोप का राष्ट्रवाद तो हम देख चुके हैं कितने ज्यादा अप और डाउन से गुजरता है यूरोप का राष्ट्रवाद, ठीक है। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। बट एक जो आइडिया था कि भाई देश कैसा होना चाहिए, एक नेशन स्टेट की जो कल्पना थी यूरोप की, उसको नेचुरली और यूनिवर्सली पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो इनका जो आइडिया था बेटा, ठीक है, उसको तो इन्होंने नकारा, मगर इनका जो नेशन स्टेट को लेकर जो विजन था, उसको पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ऐसे ही आप
और भी एनसीईआरटी के हम वीडियोस लेके आएंगे, उसके लिए आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए आपके खुद के चैनल को, द एनसीईआरटी कवर्ड बाय संदीप सर। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसी एनर्जी से लाइन बाय लाइन हम कवर करेंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।